ओके, हम लिमिट स्टेट का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि लेक्चर 2 है और मिड टर्म के बाद का कोर्स हम कवर कर रहे हैं। तो पहले मिड टर्म के बाद का कोर्स कवर करेंगे, फिर उसके बाद मिड टर्म से पहले का जो कोर्स मैम ने बताया हुआ वो फिर हम कवर करेंगे। तो लिमिट स्टेट डिज़ाइन का लेक्चर है, इसमें हम लेक्चर को भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे और साथ साथ में नोट्स भी देखेंगे। मैं जल्दी से थोड़ा सा आपको इसकी फाउंडेशन बता देता हूँ। अच्छा, इसमें ड्यूरेबिलिटी लिमिट स्टेट का कंसेप्ट कुछ इस तरह है कि हमारे पास S इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू R। S क्या है? S हमारे पास इन्वायरमेंटल एक्शंस है। R क्या है? ये रेजिस्टेंस है अगेंस्ट दैट इन्वायरमेंटल एक्शंस, और दोनों टाइम पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। अच्छा, इधर ही थ्योरी में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो S की भी एक्सप्लेनेशन है और R की भी है। R की एक्सप्लेनेशन क्या है ड्यूरेबिलिटी के कंटेक्स में कि ये क्या है? फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस टू क्लोराइड पेनिट्रेशन है ये R, और रेजिस्टेंस टू कार्बोनेशन है, रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर इनग्रेस है, और ये टाइम टाइम पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। S क्या है? इन्वायरमेंटल एक्शंस हैं, और ये क्लोराइड कंसंट्रेशन है एट एनफोर्समेंट डेप्थ, कार्बोनेशन डेप्थ है, और मॉइस्चर कंटेंट है, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या लिखा हुआ है कि फेल्योर कब अकर होगा? जब इन्वायरमेंटल एक्शन एक्सीड कर जाएंगे रेजिस्टेंस के। अगर हमारा कंक्रीट रेजिस्ट ही नहीं कर पाएगा इन्वायरमेंटल एक्शंस को, तो फिर क्या हो जाएगा? फेल्योर आ जाएगा। बट फेल्योर क्या होगा? कोई कोलैप्स नहीं होगा, बट ड्यूरेबिलिटी फेल्योर होगा। लेट्स सपोज कोरोजन स्टार्ट हो जाएगी या कुछ भी। तो जिसमें फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा हुआ है कि लिमिट सेट क्या है कि क्लोराइड का क्लोराइड कंसंट्रेशन है एट स्पेसिफिक टाइम that is greater than or equal to the critical chloride content। critical chloride content जो है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट है, अगर उससे हमारे पास क्लोराइड कंटेंट ज़्यादा हो गया तो हमारे पास ड्यूरेबिलिटी फेल्योर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे नीचे इन्वायरमेंटल एक्शंस की भी एक्सप्लेनेशन है। अब हमारे पास दो चीज़ आती है, एक यूएलएस आता है और एक एसएलएस आता है। सिंपल मैं बता देता हूँ कि यूएलएस क्या है एक्चुअल में। तो हमारे पास अगर हम इन इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्ट्रेंथ अगर देखें तो कोलैप्स है। अगर कोलैप्स आ गया तो यूएलएस अचीव हो जाएगा। बट एक्चुअल में क्या होता है कि ड्यूरेबिलिटी फेलियर यूएलएस से बहुत पहले अकर हो जाती है क्योंकि अगर लेट्स सपोज कोई कोलैप्स स्ट्रेंथ वाइज कोई कोलैप्स नहीं आया बट कोरोजन स्टार्ट हो चुकी है, तो ड्यूरेबिलिटी फेलियर पहले हो जाता है। ठीक है, यूएलएस से पहले ड्यूरेबिलिटी फेलियर हो जाता है। अगर एसएलएस की बात करें तो एसएलएस थोड़ा बहुत ड्यूरेबिलिटी फेलियर को सपोर्ट करता है। वो कैसे कि अगर एसएलएस लेट्स सपोज अगर एसएलएस रीच कर जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि आपकी ड्यूरेबिलिटी फेलियर अकर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर एसएलएस रीच कर जाए तो क्रैक्स आ जाते हैं कंक्रीट में, तो उस वजह से हमारे पास ये अपना ड्यूरेबिलिटी का फेलियर भी ज़्यादा आसानी से हो जाता है, क्योंकि जब क्रैक्स आ जाती हैं तो जितनी भी परमेबिलिटी वगैरह ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था, परमेबिलिटी डिफ्यूजन वगैरह, वो आसानी से हो जाती हैं। हार्मफुल एजेंट्स कंक्रीट में चले जाते हैं और वो कोरोजन वगैरह कार्बोनेशन सब कुछ स्टार्ट हो जाती है। लिमिट सेट इसको इसको जो थ्योरी है इसको ज़रा आप गो थ्रू कर लें। इसमें हमारे पास तीन चीज़ें नीचे हम आते हैं। लिमिट स्टेट डिज़ाइन में तीन चीज़ें आती हैं, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच आता है, और एक पार्शियल फैक्टर अप्रोच आता है, और एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच आता है। ठीक है, सबसे पहले हम डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच पे आते हैं। डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच किस चीज़ को कहते हैं? इसमें हम जस्ट एक सिंगल वैल्यू यूज़ करते हैं। ठीक है, इस अप्रोच में वो सिंगल वैल्यू क्या होगी? या तो कोई हम डिसाइड कर लेते हैं कि कंक्रीट कवर, लेट्स सपोज 35 mm का मैं कंक्रीट कवर देता हूँ, और ये 35 mm का कंक्रीट कवर मुझे 50 साल तक मेरी ड्यूरेबिलिटी को बरकरार रखेगा, कोई ड्यूरेबिलिटी फेलियर नहीं आएगा अगर मैं 35 mm का क्लियर कवर रखता हूँ। ठीक है, तो एक सिंगल वैल्यू के अगेंस्ट हम ड्यूरेबिलिटी अचीव कर रहे हैं। और इस तरह अगर मैं कोई क्लोराइड कंटेंट की बात करता हूँ, ठीक है, कि एक क्रिटिकल क्लोराइड कंटेंट है, ये रीच नहीं करना चाहिए 50 सालों तक, तो फिर भी मैं कह सकता हूँ कि मैं एक सिंगल वैल्यू के बेसिस पे ड्यूरेबिलिटी का डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो उसको हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। इसमें फिर मसला क्या आता है? ये थोड़ा सा रिस्की है।
क्योंकि इसमें हम जस्ट 50% रिलायबिलिटी पे चल रहे होते हैं, ठीक है? क्योंकि एवरेज वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं तो 50% इसमें रिलायबिलिटी आती है। 50-50 चांस है, या तो रीच कर जाएगा क्रिटिकल कंटेंट, क्रिटिकल कंटेंट को विदिन 50 ईयर्स, या हो सकता है ना रीच करे। अच्छा, दूसरा टाइप है पार्शियल फैक्टर अप्रोच। इसमें क्या होता है कि हम फैक्टर्स अप्लाई कर देते हैं लोड रेजिस्टेंस और मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पे, तो वो थोड़ी बहुत हमें ड्यूरेबिलिटी में सपोर्ट करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट अप्रोच है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, जिसमें हम देखते हैं रैंडम वेरिएबल्स को, और जो भी की पैरामीटर है उसको एज ए रैंडम वेरिएबल लेते हैं, और उसमें प्रोबेबिलिटी फेल्योर हम फाइंड करते हैं और रिलायबिलिटी इंडेक्स फाइंड करते हैं। इसको ज़रा हम धीरे से एक आराम से देखते हैं। इसमें क्या होता है कि रैंडम वेरिएबल्स, जिसमें हम लेट्स सपोज डिफ्यूजन कोएफिशिएंट को ले लेता हूँ और कंक्रीट कवर को ले लेता हूँ, ठीक है? और ठीक है, इस तरह अगर सल्फर क्लोराइड कंसंट्रेशन को भी मैं ले लूँ तो वो भी इस तरह की एक रैंडम पैरामीटर्स है। कोई भी रैंडम पैरामीटर मैं लेके उस पे प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच अप्लाई कर सकता हूँ, और उसके अगेंस्ट फिर ड्यूरेबिलिटी का डिज़ाइन होगा। ठीक है, अब इसको ज़रा हम स्लाइड में पढ़ते हैं, ठीक है सर? अब हम पहुँच जाएँ अपना। अच्छा, इसमें ये हमने पढ़ लिया, ये क्रिटिकल वो है। ऊपर वाला सही, ऊपर वाले में क्या हो रहा है कि हमने पीएफ जो प्रोबेबिलिटी क्या था, अभी अभी हमने पढ़ा फेल्योर, वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है फेल्योर, ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ क्रैक, फिर स्पॉलिंग शुरू हो जाती है, फिर कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है? इसमें वो कह रहा है, अगर थोड़ा सा ऊपर हम देख लें। अच्छा, ठीक है, ये बात वही है कि पीएफ पीएफ की बात हो रही है। खैर, इसमें इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। डिटेरेशन की बात करें कि इस टाइम पे हमारी डिटेरेशन स्टार्ट हो गई है। पीएफ उसने कोई निकाला हुआ है 10⁻⁻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 ⁻
सही है। ठीक है। और अब हम आते हैं अपना इस पे, सॉरी यहाँ तक ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है। अब वो कहते हैं कि हमें 50% रिलायबिलिटी नहीं चाहिए, हमें कम से कम जो है ना रिलायबिलिटी चाहिए 90%। तो 90% रिलायबिलिटी अगर होगी तो फिर उसमें क्या होगा, 10% सिर्फ हमारे पास चांसेस होंगे कोरोजन अकर होने की, पॉसिबिलिटीज भी 10% हो जाएगी, क्योंकि रिलायबिलिटी 90% है तो पॉसिबिलिटी 10% और ये एक दूसरे के उलट होते हैं। सो द कंक्रीट कवर मस्ट बी, अच्छा इस बात पे हम आते हैं। अब ये जो फिगर है ना, इसको अगर थोड़ा जूम करें हम, इसमें उसने क्या किया हुआ है, एक क्लोराइड कंसंट्रेशन है, एक स्पेसिफिक वैल्यू है जो हमने डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच में पढ़ा ना, कि उसके अगेंस्ट हम क्लियर कवर डिसाइड करते हैं। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास ये आ रहा है क्रिटिकल कंसंट्रेशन, सॉरी ये आ रहा है मिडिल ईस्ट, ये वाला, ये मिडिल ईस्ट आ रहा है और ये आ रहा है नॉर्थ यूरोप, ठीक है। और क्रिटिकल कंसंट्रेशन हमें पहले से बताइए जा रही है, ठीक है। अब अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट में आपने फिर क्या करना है, क्लियर कवर इतना रखना है, और नॉर्थ अमेरिका में इतना रखना है। तो ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच के बेसिस पे आपने डिसाइड कर लिया, जो कि एक सिंगल वैल्यू के बेस पे आपने क्लियर कवर डिसाइड कर लिया। अब ये क्लियर कवर आपको 50 सर्विस लाइफ तक आपकी ड्यूरेबिलिटी रहे, मतलब इस अगेंस्ट दिस वन पैरामीटर। तो ये वन पैरामीटर जो है ना आपको इंश्योर करके दे कि आपकी जो 50 साल तक कोई भी ड्यूरेबिलिटी फेल्योर नहीं आना चाहिए। बट ये 50% चांसेस है कि ऐसा हो, 50% ऐसा होता है कि ये नहीं होता, तो इसलिए रिलायबिलिटी 50% है। बट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में हम वो कहते हैं कि वी रिक्वायर हायर रिलायबिलिटी। तो हम क्या करते हैं फिर, स्टेटिस्टिकल मेथड्स, जिसको अपना प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स भी कहते हैं, उसकी तरफ हम जाते हैं। अच्छा, अब ये देखो ना, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच क्या है, ये बी, ये वाला फिगर है।
अच्छा, अब इसमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोरोजन, अब हमने पहले से डिसाइड कर लिया कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो हमारा है वो हम चाहते हैं कि पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी 10% हो। जब पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कोरोजन की 10% हो गई तो इट मीन्स हमारी रिलायबिलिटी कितनी है 90%। तो अब 10% प्रोबेबिलिटी पे हमने एक लाइन लगा दी, ठीक है, और वहां से हमारा मिडिल ईस्ट का आ रहा है क्लोराइड कंटेंट और एक क्लोराइड कंसंट्रेशन, और ये आ रहा है नॉर्थ नॉर्थ यूरोप का, ठीक है। अब अगर मैं देखूंगा कि अगर 50%, अगर 50% पे मैं देखूं जो कि हमारा डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच देता है तो वो मुझे 34 क्लियर कवर देता है, लेकिन अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कोरोजन 10% लूँ तो फिर वो मुझे 48 देता है। तो अब क्लियर कवर बढ़ गया, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच ने हमारा क्लियर कवर बढ़ा दिया। तो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच कहता है कि आपने मिडिल ईस्ट के लिए 48 रखना है और नॉर्थ अमेरिका के लिए 91 रखना है। तो इस तरह ना आपका फिर रिलायबिलिटी जो होगी वो 90% होगी इस केस में। इस केस में अगर हम इस केस में बात करें तो ये प्रोबेबिलिटी 50% है, तो इसमें फिर हमारा क्लियर कवर कम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ लिखी हुई है। द लिमिट स्टेट फॉर deterioration या depreciation is taken in the example as 0.1 a fluoride by weight of the cement, ठीक है। ये इस केस में वो कह रहा है, इस केस में हमने वो कहता है कि 0.1% क्लोराइड बाई वेट ऑफ द सीमेंट कंटेंट लिया, कि लेट सपोज 0.1% क्लोराइड जो है ना वो एक क्रिटिकल हमने ले लिया कि अचीव नहीं होना चाहिए, तो इसको अचीव ना करने के लिए फिर 34% हमने कवर दिया। और प्रोबेबिलिस्टिक ऑपरेशन में क्या किया, इज बेस्ड ऑन द रिस्क ऑफ डिप्रेसिवेशन, फिर उसको हमने रिस्क के बेस पे किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोरोजन लेट्स सपोज हमें 10% चांस होना चाहिए 50 सालों में, 10% से ज़्यादा चांस नहीं होना चाहिए कोरोजन का। तो उस केसेस में हमारे पास क्या आ गया कि क्लियर कवर बढ़ गया, ठीक है। तो हम हमारी जो वो चांसेस है वो कम हो गए। अच्छा, प्रोबेबिलिटी लिमिट स्टेट क्या करता है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट इन फिगर, ये बहुत कोई डीप मैथमेटिक्स है, इसमें हम इतना नहीं जाएंगे, बस ये इक्वेशन देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर हमें किन चीज़ों से आता है, आर माइनस एस अगर लेस देन ज़ीरो, अगर इसको मैं उधर ले जाऊं तो ये वही आर इज लेस देन एस, तो मतलब एस अगर ज़्यादा हो गया आर से तो फेल्योर है ना, तो ये वही वाला फेल्योर है बेसिकली। और इसको उसने क्या किया हुआ है कि टारगेट फेल्योर प्रोबेबिलिटी इससे ज़्यादा होनी चाहिए, इससे ये प्रोबेबिलिटी है, ये p इंटू ब्रैकेट, इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास कम होनी चाहिए इससे, ठीक है। तो बस ये इक्वेशन थोड़ा बहुत जहन नशीन कर लेंगे, नीचे आ जाते हैं। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी और रिलायबिलिटी की बातें। रिलायबिलिटी वही है कि हमारे पास पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी दैट द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट परफॉर्म्स सेटिस्फैक्ट्री। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर क्या है कि हमारे पास लिमिट स्टेट एक्सीड कर जाएगा, ठीक है, कोरोजन इनिशिएट हो जाएगा, तो वो हम क्या करते हैं 1 रखते होते हैं, और इसको कंट्रोल, ठीक है। बस ये सही आप मुझसे नहीं होगा ना। अच्छा, इस इक्वेशन में ये कहा गया है कि अगर हम जैसे कि हमने कहा था कि रिलायबिलिटी, तो रिलायबिलिटी अगर हम 90% रख रहे हैं ना, या लेट्स सपोज 100% हम सोचते हैं 1, तो उससे हमने ये माइनस कर दिया तो जितनी भी बच गई ना वो रिलायबिलिटी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर अगर मैं माइनस कर लूँगा तो बाकी जितनी बची वो रिलायबिलिटी ही होगी, ठीक है। अच्छा,
इसमें क्या कहते हैं कि हायर रिलायबिलिटी के लिए ना फिर आपके पास लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी फेलियर जितना लोअर होगा उतनी ये हायर होगा। उसके लिए फिर कवर इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे ऊपर हमने किया 34 से 48 पे गए तो उधर हमारे पास रिलायबिलिटी बढ़ गई। पहले रिलायबिलिटी 50 थी तो पीएफ जो था वो भी 50 था। सही है। अब रिलायबिलिटी मतलब इंक्रीज करने के लिए हमें क्लियर कवर देना पड़ेगा, हाँ मॉडल की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी जी या वेरिएबिलिटी कम करनी हाँ पड़ेगी। यस बस ये सारी चीजें। बिल्कुल। और आप फैक्टर भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। नीचे आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, अब हम स्लाइड को पढ़ते हैं। इसमें फुल प्रोबेबिलिस्टिक मेथड का बताए हुए स्टेप्स, बट जनरल मेथड के तौर पे हम इसके स्टेप पढ़ते हैं। नीचे फिर यूएलएस और एसएलएस के अलग अलग करके फिर ये स्टेप्स अप्लाई होंगे वहाँ पे। फर्स्ट चीज़ क्या है कि हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया लिमिट स्टेट के लिए, और वो फंक्शन किस चीज़ के बराबर है, रेजिस्टेंस माइनस स्ट्रक्चरल एक्शंस। तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास लिमिट स्टेट है। मतलब अगर फेलियर को बैन कर रही यस फेलियर को बैन करे, अगर ये इनका रिजल्ट हमारे पास 0 या 0 से कम आया तो देन है इट्स फेलियर। फेलियर। बाकी हमारे पास क्या हो जाता है, असाइन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम कौन कौन से पैरामीटर ले रहे हैं एज ए रैंडम पैरामीटर, हम ये 3 पैरामीटर रैंडम पैरामीटर के तौर पे ले रहे हैं। डिफिजन कोएफिशिएंट, कंक्रीट कवर, सरफेस कंसंट्रेशन। ठीक है, फिर हम क्या कंप्यूट कर लेते हैं, पीएफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हम कंप्यूट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस फंक्शन जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया। फिर ये जो बीटा है ना, ये बेसिकली हमारे पास रिलायबिलिटी इंडेक्स को डिनोट करता है। तो पीएफ और ये बीटा ये उलट चीज़ें हैं। जहाँ पे पीएफ ज़्यादा होगा वहाँ पे बीटा कम होगा, रिलायबिलिटी कम होगी रिलायबिलिटी। और जहाँ पे रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे पीएफ कम होगा। और इस ये मेथड जो है वो बेसिकली मोंटे कार्लो सिमुलेशन या फर्स्ट ऑर्डर रिलायबिलिटी मेथड्स यूज़ होते हैं। ये हमें कोर्स में नहीं पढ़ाया गया, जस्ट यहाँ पे मेंशन है। आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा, इन मेथड के आउटपुट में हमारे पास दो चीज़ें आएंगी। पीएफ डायरेक्टली भी आ सकता है या रिलायबिलिटी इंडेक्स में भी आ सकता है। तो रिलायबिलिटी हमारे पास वो कहते हैं कि टारगेट रिलायबिलिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर टारगेट प्रोबेबिलिटी फेलियर से कम होना चाहिए। अब हम जाते हैं नीचे और यहाँ पे अच्छा, अब हम अल्टीमेट लिमिट स्टेट को एक्सप्लेन करते हैं in terms of probabilistic limit state. फर्स्ट ऑफ ऑल अल्टीमेट लिमिट स्टेट हमें क्या बताता होता है कि कोलैप्स हो गया और सेफ्टी का लॉस हो गया। ठीक है, वो किसी भी वजह से आ सकती है, या तो इक्विलिब्रियम लॉस हो गया, या सेक्शन रप्चर कर गया, या कोई भी ग्लोबल इंस्टेबिलिटी आ गई। तो इस केस में भी सिंपल वही फंक्शन हम डिफाइन कर लेंगे कि आर माइनस एस, आर रेजिस्टेंस और एस स्ट्रक्चर एक्शंस, सॉरी इन्वायरमेंटल एक्शंस। अब यूएलएस जो यूजुअली अकर होता है वो बेंडिंग फेल्योर या शेयर फेल्योर की वजह से अकर होता है। तो यहाँ भी वही केस है, कैपेसिटी अप्लाइड, कैपेसिटी अप्लाइड। ठीक है, फिर हम उसके बाद क्या कर लेंगे, प्रोबेबिलिस्टिक वेरिफिकेशन करने के लिए हम रैंडम वेरिएबल्स चूज करेंगे। जो हमने लेट्स सपोज 3 रैंडम वेरिएबल चूज कर लिए। ठीक है, फिर उनके अगेंस्ट हम ये दो चीज़ें फाइंड कर लेंगे, पीएफ और बीटा। फिर हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कि हमारा जो बीटा आया है वो टारगेट बीटा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और टारगेट बीटा हमें कौन देगा, कोड देगा। कोड अगेंस्ट रिलायबिलिटी क्लास देगा। ठीक है, कोई भी रिलायबिलिटी क्लास है, लेट्स सपोज RC3 आपने लिया हुआ है। ठीक है, तो उसकी अपनी एक बीटा टारगेट है। तो आपने जो बीटा कैलकुलेट किया हुआ है वो आपका बीटा टारगेट से बड़ा होना चाहिए। सिमिलरली फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। ठीक है, यू अच्छा, इसमें सेम हमारे पास सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट आ गया। फ़र्क कहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये चीज़ें इस चीज़ में फ़र्क आ जाएगा कि हमारे पास एक्सेसिव क्रैकिंग की वजह से या एक्सेसिव डिफ्लेक्शन या वाइब्रेशन की वजह से ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ये लिमिट्स रीच कर रही हैं। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे ये चेंजेस आ जाएंगी कि हमारे पास जो कोर्ट ने सर्विसिबिलिटी का लिमिट स्पेसिफाई किया हुआ है वो मैनेज कर लो कि आप कैलकुलेटेड स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स से। और इस तरह क्रैक विड्थ वो भी आप सिमिलरली जैसे हम अल्टीमेट लिमिट स्टेट में करते होते थे।
फिर ऊपर आपका प्रोबेबिलिस्टिक वेरिफिकेशन आ जाएगा और सिमिलरली बीटा वैल्यूज और वो सब जो हमने ऊपर एक्सप्लेन किया, ये सेम टू सेम एज इट इज़ 2 स्लाइड हैं, बट एक सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट के लिए, एक अल्टीमेट लिमिट स्टेट के लिए। अच्छा, यहाँ पे सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट को थोड़ा सा एक छोटे से एग्जांपल से समझाया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्ट ने एक हमें क्रैक विड्थ लिमिट बता दिया, ठीक है, और बता दिया कि ये मैक्सिमम अलाउएबल क्रैक विड्थ है, ठीक है, जो कि इतना है, और हमारे पास इससे ज़्यादा अगर क्रैक विड्थ हुआ तो फिर फेलियर आ जाएगा। अब हमने क्या किया, एक सिमुलेशन रन की, वो एक प्रोबेबिलिस्टिक सिमुलेशन थी जो कि मॉन्टे कार्लो एनालिटिकल मेथड के बेस पे थी, और उस प्रो उस सिमुलेशन ने हमें बताया कि 4% चांसेस हैं कि 0.3 mm का क्रैक से हम एक्सीड कर जाएं। तो और थर्ड पॉइंट हमारे पास है प्रोजेक्ट डिफाइंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। प्रोजेक्ट के क्लाइंट ने डिफाइन किया है कि 5% चांसेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास ऑलरेडी 4% चांसेस आ रहे हैं कि 0.3 को हम एक्सीड करें, तो और हम विद इन लिमिट है। यस, हम विद इन लिमिट हैं। अलाउएबल हमारे पास 5% है, तो हम नीचे लिख देंगे कि कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी विद एक्सेप्टेबल प्रोबेबिलिटी, तो देखें 0.04 इज लेस देन 0.05, तो वी आर ओके, मीट्स दिस, सो द डिजाइन मीट्स दिस प्रोबेबिलिटी रिक्वायरमेंट। अच्छा, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ड्यूरेबिलिटी लिमिट स्टेट, इसमें हम फेलियर जो है वो कोलैप्स को नहीं कंसिडर कर रहा। मतलब फेलियर क्या है कि अगर कोरोजन इनिशिएट हो जाए या लॉस ऑफ प्रोटेक्शन फंक्शन हो जाए या कुछ इस तरह ना, तो ये बेसिकली ड्यूरेबिलिटी लिमिट स्टेट है, और उसको फिब मॉडल ने कुछ इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। उसमें उसने कहा होगा कि क्रिटिकल वैल्यू होगी और उससे माइनस करेंगे स्ट्रक्चरल एक्शंस को, ठीक है। जैसे ये डिग्रेडेशन इंडिकेटर है बेसिकली, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, जितने भी इन्वायरमेंटल एक्शंस हैं उनकी वजह से, कार्बोनेशन या क्लोराइड कंटेंट्स, ये वो चीज़ें शो कर रहा है। और ये जो एक्स क्रिटिकल है ये बस क्रिटिकल लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है, जो कोई भी आपके पास आपने डिसाइड कर लिया तो वो आपके पास आ जाएगी, और इसके बाद ये आपका फेलियर है, ठीक है। इसकी फिर हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं फेलियर की। कार्बोनेशन है तो उसका ये आप आ जाएगा, अगर क्लोराइड इनग्रेस है तो उसका ये आ जाएगा, उसकी क्रिटिकल वैल्यू होगी, और ये होगी उसकी एट स्पेसिफिक टाइम एंड डेप्थ क्लोराइड कंटेंट। एक क्रिटिकल लिमिट है पहले से आपने डिसाइड किया, और एक एट स्पेसिफिक टाइम एंड डेप्थ है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी हम उसकी देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, ठीक है, और उसी तरह हम रिलेबिलिटी इंडेक्स भी फाइंड कर लेंगे। फिर हमें कोड्स बताता है कि अगर आपके पास एक्सपोजर जो है ना वो कार्बोनेशन का है, तो उसमें 3 क्लासेस आती हैं, रिलेबिलिटी क्लास 1, रिलेबिलिटी क्लास 2, रिलेबिलिटी क्लास 3, तो उसकी अपनी अपनी बीटा की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। बीटा की वैल्यूज देखें ना, यहाँ पे ज़्यादा हो रही है जैसे आप नीचे जा रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास शायद हो सकता है कि कार्बोनेशन का एक्सपोजर या जो मसले मसाइल हैं वो ज़्यादा होते जाएंगे। इस तरह सेम डीआइसिंग का भी है और सी वाटर का भी है। नीचे आ जाते हैं, ये सारा ओवरऑल आपका पूरे लेक्चर की समरी है। इसमें क्या किया हुआ है कि हमारे पास कोड्स हैं, यूएलएस है, एसएलएस है और ड्यूरेबिलिटी डिज़ाइन है, ठीक है। पहले पहले हम आते हैं यूएलएस पे। यूएलएस क्या किसकी क्या बताता है कि कोलैप्स बताता है, ठीक है। कोलैप्स का लिमिट सेट कब रीच कर जाता है यूएलएस यूएलएस का, जब कोलैप्स हो जाए। एसएलएस का कब लिमिट से रीड कर जाए, जब कोई फंक्शनल अपीयरेंस या कुछ फंक्शनल चीज़ें जो है ना डिस्टर्ब हो जाए, टूट फूट जाए, तो वो रीच करे। ड्यूरेबिलिटी क्या है कि कोई भी इरिवर्सिबल डिटेरिएशन हो या कोई स्टील कोरोड कर जाए या कुछ, तो फिर से जुड़ तो नहीं सकता। कंसिक्वेंसेस क्या है, लाइफ सेफ्टी है, इसमें कंफर्ट का मसला है, इसमें लॉन्ग टर्म सर्विसिबिलिटी इशूज है। अच्छा, टारगेट बीटा क्या है, कोड डिफाइन करता है, और इसमें क्या है, इंडिकेटर के तौर पे यूज़ होता है, और इसमें क्या है, रिकमेंडेड बाय फिब है। टिपिकल बीटा हम इसमें 3.3 टू 4.3 लेते हैं, इसमें 1.3 टू 2.3 लेते हैं, और इसमें 1.5 इतना। पीएफ भी आपके सामने है। टाइम डिपेंडेंट इसमें होता है, इसमें इग्नोर करते हैं, कोड आपके सामने है, ठीक है। ये लेक्चर आप लोग स्टडी कर लें, इसमें कोई भी इशू जो कमेंट वगैरह करें, सही जो है ना इसके कमेंट का रिप्लाई करेगा। कंट्रोल